बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, बढ़ई लकड़ी के फर्नीचर बनाता है, कोई अचार पापड़ बनाता है, कोई अगरबत्ती बनाता है, तो कोई माचिस बनाता है। हम दिन भर में जितने भी सामान प्रयोग करते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम किसी न किसी प्रक्रिया से बनाते हैं, उसे हम उद्योग कहते हैं। और उद्योगों में जो सामान प्रयोग किया जाता है वह कच्चा माल होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, कृषि और उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो कृषि के कार्य के द्वारा हमें बहुत सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि खाने के सामान हैं, फल सब्जी मसाले, और लकड़ी प्राप्त होती है, दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम बहुत तरीके के उद्योग कर सकते हैं। और उद्योगों से जो सामान प्राप्त होते हैं, जैसे कि आधुनिक जो उपकरण हैं या रासायनिक खाद हैं, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, वो हमारी कृषि में प्रयोग होते हैं। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो कृषि के कार्य से जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। और बच्चों, एक मज़े की बात बताएं, जो कृषि में हम ट्रैक्टर या जो भी मशीनें यूज़ करते हैं, तो ट्रैक्टर का जो पहिया बनता है वो भी रबड़ से बनता है, और रबड़ हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी के लिए कच्चा माल। तो देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि जैसे जब हम कृषि से गेहूं उगाते हैं तो आटे उद्योग के लिए गेहूं कच्चा माल है और आटा अंतिम उत्पाद है। और इसी तरह से यदि बिस्कुट उद्योग के लिए देखा जाए तो आटा कच्चा माल है और बिस्किट अंतिम उत्पाद है। तो आटे उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है और बिस्किट उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो किसी के लिए कच्चा माल। आइए एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। आपके विद्यालय निर्माण में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी होगी और ये वस्तुएं किन किन उद्योगों से प्राप्त हुई हैं, तो इस पर भी एक बार नज़र डालते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका विद्यालय कुछ इसी तरह से होगा। तो विद्यालय में सरिया जो कि लोहे और इस्पात उद्योग से प्राप्त होता है। तो विद्यालय निर्माण के लिए जो जो वस्तुएं लगती हैं, आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि वो किस किस उद्योग से मिलती हैं। पत्थर चट्टानों से प्राप्त होती हैं, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं जहाँ से पत्थर काट कर हम जहाँ भी कहीं बिल्डिंग या मकान या घर बनाते हैं वहाँ भेजे जाते हैं। तो ये पत्थर अलग से एक उद्योग है। चूने उद्योग से प्राप्त होता है। ईंट चूने और मिट्टी से मिलकर बनी होती है जो कि भट्टों में बनाई जाती है। और आप में से बहुत से बच्चे ईंट के भट्टों पर आपके पेरेंट्स काम करते होंगे तो आपने देखा भी होगा। तो ईंट जो है ईंट उद्योग से मिलती है हमें। उसके बाद है सीमेंट चूना, पत्थर, सिलिका और बॉक्साइट को मिलाकर बनता है। तो सीमेंट उद्योग से भी हम विद्यालय में सीमेंट प्राप्त करते हैं। अब इन सब सामानों को कौन बनाएगा? विद्यालय। इन सब सामानों से हमारे विद्यालय की जो इमारत है उसे कौन खड़ा करेगा? मजदूर। तो मजदूर का खुद का उद्योग ये हो गया कि वह उसको काम कर रहा है। इसके बाद विद्यालय में फर्नीचर होता है। तो फर्नीचर कौन बनाता है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बढ़ई। तो फर्नीचर हमारे विद्यालय में जो प्रयोग होता है तो वो बढ़ई के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और कपड़े, आप और हम जो कपड़े पहनते हैं वो वस्त्र उद्योग से हमें प्राप्त होते हैं, जिसको दर्जी सिल कर देता है। तो इसमें दर्जी और वस्त्र उद्योग भी हमारे विद्यालय निर्माण में प्रयोग हुए हैं। चौक से आप लोग पढ़ते ही हैं। और ये सभी सामान अलग अलग जगहों से आता है। तो इन सामानों को हमारे विद्यालय तक पहुंचाने के लिए हमें यातायात के साधन की ज़रूरत होती है। तो यातायात के साधन भी किसी न किसी उद्योग से, मोटर कार उद्योग से मिलकर बनते हैं। तो इस तरह से
और आपकी किताबें पब्लिकेशन में छपती हैं, जहाँ से फिर कागज़ आता है, फिर किताब बनती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक विद्यालय निर्माण में कितनी सारी चीज़ें हमें प्रयोग करी हैं जो कि अलग अलग उद्योगों से हमें प्राप्त हुई हैं। बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो उद्योगों की स्थापना को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसको देखते हैं। कच्चा माल, जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया कि कोई भी उद्योग जिसमें जो सामान प्रयोग किया जाता है उसे हम कच्चा माल कहते हैं। तो किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले वो किससे बनेगा, उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद धन की पूंजी, यानी कि धन। यदि धन नहीं होगा तो हम कोई भी उद्योग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उद्योग में हमें कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, जगह लेनी होगी। तो पूंजी। यातायात की सुविधा, या जब सामानों की ज़रूरत होगी तो वो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी, सड़क की आवश्यकता होगी, जहां समतल भूमि होगी। अगर हम सोचें कि हम पहाड़ों पे कोई उद्योग स्थापित करें तो वो इतना आसान नहीं होगा, या जहां पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी वहां पर भी कोई उद्योग आसानी से नहीं संचालित हो सकता। तो यातायात की सुविधा, दूरसंचार की व्यवस्था। तो उद्योगों को स्थापित करने के लिए हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, हमें एक दूसरे से बात करनी होती है, हमें इंटरनेट से सूचनाएं एकत्र करनी होती है। तो दूरसंचार के साधनों की भी हमें आवश्यकता होगी। और इन सब को कौन करेगा? उद्योग को उद्यमी। उद्यमी कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। तो किसी भी उद्योग को हम जब भी शुरू कर सकते हैं जब ये पांचों चीज़ें मौजूद हों, जैसे कि पूंजी, कच्चा माल, यातायात की सुविधा, दूरसंचार की व्यवस्था और उद्यमी। उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र। बच्चों, कोई भी उद्योग शुरू करता है तो उसे कोई ना कोई करता है। तो इसको स्वतंत्रता के बाद आधारभूत बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में ली है। तो सरकार उन उद्योग में खुद धन लगाती है, जो भी हम लोगों से धन इकट्ठा होता है कर के माध्यम से, तो वो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में धन लगाती है और उससे होने वाली जो भी लाभ होता है उस लाभ को सरकार हमारे देश के विकास कार्यों में खर्च करती है। तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो सरकार के हाथों में है, जिसका संचालन सरकार करती है। कुछ बड़े उद्योग सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए जाते हैं, तो जिसमें कुछ प्रतिशत सरकार का होता है और कुछ प्रतिशत निजी लोगों का। कोई भी, आप और हम में से कोई भी व्यक्ति निजी उसमें अपना सहयोग कर सकता है। तो उसमें जो व्यक्ति जितना धन लगाता है उसका लाभांश उसको उतना ही मिलता है। जैसे कि सरकार ने यदि 80% लगाया और किसी निजी व्यक्ति ने 20% धन लगाया, तो उससे मिलने वाला जो लाभांश है वो 80% सरकार को मिलेगा और 20% निजी व्यक्ति को। और कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित होते हैं। जो भी कोई व्यक्ति उद्योग करना चाहता है तो वो अपना उद्योग शुरू कर सकता है, अपनी धन लगाता है, फिर उससे आमदनी करता है। तो उससे जो भी आमदनी होती है उससे अपना जीविकोपार्जन करता है। उद्योगों के प्रकार। प्रकृति के द्वारा सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक है। इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया है। तो बच्चों, आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को उनके स्तर के अनुरूप 3 रूपों में विभक्त किया गया है: लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग।